मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट एज ऑफ नाउ तो मुझे लग रहा है कि एक बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लकीली कोविड के केसेस काफी कम हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि आई थिंक मार्केट्स में एक बात क्लियर है कि सिलेक्टिवली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी देखने को मिला है, और जो अनलॉकिंग थीम्स है जैसे कि एंटरटेनमेंट है, टूरिज्म है, उसके बाद होटल्स है, मुझे लग रहा है यहाँ पे डेफिनेटली फोकस ज्यादा रहेगा। रही बात चाइना की कोविड लॉकडाउन को लेके, तो डेफिनेटली ये कंसर्निंग मैटर है, क्योंकि अगर ये ज्यादा बढ़ता है और ग्लोबली कोविड वापस फैलता है, चौथी वेव आती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया को भी डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। बट मेरे ख्याल से अभी ये कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली आने वाले जो फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स होंगे वहां पे सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रेशर्स काफी बढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट की जो कमेंट्रीज आएगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक टुडे मार्केट विल बी इन अ रेंज बाउंड एक्टिविटी विद लॉट ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, और मेरे ख्याल से जो अनलॉकिंग थीम्स है वहां पे फोकस होना चाहिए। तो अनलॉक थीम में सबसे बड़ा तो एक ये वो द वीकेंड न्यूज़ निकल के आई पीवीआर आइनॉक्स वाली, आपने कैसे एनालाइज किया? आप क्या लगता है आपको इस भाव पे 1950 के आसपास आ गया है पीवीआर? ये ज़्यादा क्लोजली ट्रैक होता है और पोर्टफोलियोज में भी है वर्सेस आइनॉक्स। आप दोनों में आपको कोई पसंद है? अजय, मुझे लग रहा है कि देखिए अभी जो डील अनाउंस हुई है उसमें आइनॉक्स इज बेटर पोजीशन्ड। इनफैक्ट आइनॉक्स में रिस्क रिवॉर्ड हमको लग रहा है काफी अच्छा है कंपेयर टू पीवीआर। और कंबाइंड एंटिटी की सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है कि 1500 स्क्रीन अगर साथ में आते हैं तो इनका प्राइसिंग पावर प्रोड्यूसर्स के साथ काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। कम से कम एटलीस्ट अगले 2 साल में हमको लग रहा है कि ये जो अमेलगमेशन होने वाला है, मर्जर, इसका बेनिफिट आपको अर्निंग्स के नंबर्स पे देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ओटीटी का जो इंक्रीजिंग एक्सपोजर है वो देखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे आपको ये मर्जर अनाउंस किया गया है, तो नेट डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। और मुझे लग रहा है कि आज तो डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा सा अपमूव दिखाएगा, लेकिन अर्निंग्स और नंबर्स आने के लिए शायद आपको कम से कम और 1 साल वेट करना पड़े, क्योंकि डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि काफी खर्चे कम हो गए, सिनर्जीज है, तो ये डेफिनेटली सारे दोनों पीवीआर एज वेल एज आइनॉक्स के शेयर होल्डर्स के लिए काफी पॉजिटिव। अच्छा, क्या व्यू बन रहा है आपका रुचि सोया पे? आपने स्टडी किया होगा इसको। नहीं अजय, मैं समझता हूँ कि देखिए कंपनी के साइज और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो डेफिनेटली काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। इन्होंने पतंजलि का जो बिस्किट पोर्टफोलियो है वो भी रुचि सोया में मर्ज किया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले दिनों में जो टॉप लाइन ग्रोथ रहेगी, मार्जिन रहेगी, वहां पे इंप्रूवमेंट की काफी अच्छी अपेक्षा रहेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए ऑलरेडी बाबा रामदेव जी के पास 98% इक्विटी थी। अभी डाइवेस्टमेंट करने के बाद करीबन 80% का शेयर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आईपीओ के बजाय बाद में सेकेंडरी मार्केट में मैं निवेशकों को कहूंगा कि निचले लेवल पे स्टॉक मिल सकता है, क्योंकि फ्लोटिंग स्टॉक बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सप्लाई प्रेशर जरूर आएगा। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन फ्लोटिंग स्टॉक ज्यादा बढ़ता है तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर नियर टर्म में स्टॉक में आ सकता है। तो मेरे ख्याल से एक बाय ऑन डिक्लाइन वाला मैटर हो सकता है। तो आईपीओ में अप्लाई ना करके सेकेंडरी मार्केट पोस्ट आईपीओ मैं सुझाव दूंगा, और डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अच्छी वैल्यू बन सकती है। ओनली थिंग इज आईपीओ मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा एग्रेसिवली डिस्काउंट के ऊपर प्राइस किया है, क्योंकि मार्केट भी जान गई है कि जो करंट प्राइस है वो थोड़ा सा वैल्यूएशंस के हिसाब से थोड़ा सा महंगा लगा। मानसी, मुझे लग रहा है कि सिलेक्टिवली फार्मा कंपनीज के लिए ये बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज फ्लो है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कॉस्ट प्रेशर्स काफी बढ़ चुके थे, तो ये जो एवरेज 10% की प्राइस हाइक है वो डेफिनेटली बड़े फार्मा कंपनीज को बेनिफिट करेगी। आई थिंक सम ऑफ द नेम्स जो हमको पसंद है वहाँ पे सन फार्मा है, लुपिन है, टोरेंट फार्मा है, तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राइस इंप्रूवमेंट होने के कारण इनके मार्जिन में आपको कम से कम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिनके ज्यादातर डोमेस्टिक ऑपरेशंस है और डोमेस्टिक मार्केट्स में काफी बड़े प्लेयर्स है, उनके लिए अच्छी खबर है। हालांकि काफी कंपनीज ऐसी भी जिनके पास डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो सन फार्मा मेरे ख्याल से इवन एट द करंट लेवल्स लुक्स अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे जरूर नजर रखिए। और मुझे लग रहा है कि आज आपके मार्केट में शायद फार्मा एक अच्छा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर हो सकता है। तो क्लियरली फार्मा आज फोकस में रहेगा, सन फार्मा अट्रैक्टिव अविनाश जी को नजर आ रहा है। सेकंड स्पेस जिस पर आपकी राय चाहिए, शुगर स्टॉक्स। लगातार शुगर स्पेस में हमने अपमूव्स ही देखे हैं, लेकिन पिछले हफ्ते लास्ट ट्रेडिंग डे अगर देखें, खबर आई शुगर एक्सपोर्ट की सीमा तय करने पर, उसके ठीक बाद टैंक डाउन यहाँ पर शुगर स्टॉक्स देखने को मिले। गिरावट में क्या पोजिशंस लेने के बारे में सोचा जाए? शुगर स्पेस पर आपका नजरिया?
मानसी, मुझे लग रहा है कि शुगर कंपनीज में बहुत तेजी हमने बहुत शॉर्ट टाइम में देखी थी, उसलिए थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आई जैसे ही ये एक्सपोर्ट ऑफ शुगर का खबर आ गई। पर मेरे ख्याल से अगर हम शुगर कंपनीज को FY23 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारी कंपनीज काफी बड़ी मात्रा में एथेनॉल की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और एथेनॉल शायद शुगर से भी बहुत प्रॉफिटेबल इनके लिए होने वाला है। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं कि शुगर इनका मेन रेवेन्यू जनरेटर होगा, बट एथेनॉल का जो स्टोरी है वो बहुत लंबी स्टोरी है। हमारा अनुमान है कि कंपनी जैसे बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, द्वारिकेश, ये सारी कंपनीज में अभी एक्सपेंशन चल रहा है और जैसे ही ये एक्सपेंशन खत्म होता है आपको एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। तो कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसको खरीदना चाहिए। एथेनॉल स्टोरी हमको लग रहा है कि विल बी वेरी स्ट्रांग और उस कारण से इन कंपनीज को काफी फायदा होगा। अविनाश, अगर आप इस स्पेस में मदरसन सुमी को स्टडी कर रहे हो और वहां उनकी रीस्ट्रक्चरिंग पर आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि आज जो कंपनी लिस्ट होने वाली है वो उनकी वायर हार्नेस वाली कंपनी है। उन्होंने पहले अपने ऑपरेशंस को रिस्ट्रक्चर किया था कि डोमेस्टिक और ग्लोबल ऑपरेशंस में। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक को आज लिस्ट होने दीजिए, बट डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि मदरसन जो मैनेजमेंट है वो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है ऑटो कंपोनेंट्स में, स्पेशली वायर हार्नेसेस में इनका मार्केट शेयर और मार्केट लीडरशिप काफी सिग्निफिकेंट है। और जिस प्रकार की अपटिक हम अभी ऑटो सेक्टर में देख रहे हैं, काफी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी वॉल्यूम्स काफी बढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इनके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो बेसिकली ईवीज के लिए भी काफी सिग्निफिकेंटली यूज किया जाएगा। तो डेफिनेटली आई थिंक अगर अच्छे प्राइस पे लिस्ट होती है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू कोई रखता है तो उसको खरीदने के मौके मिलेंगे, बट डेफिनेटली थोड़ा सा समय देना जरूरी है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कंपनी रहेगी और इसका कोई क्वार्टरली या अर्निंग्स रिकॉर्ड इंडिपेंडेंटली अभी मार्केट के पास नहीं है। तो पोस्ट Q4 के बाद होपफुली जब मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी, रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद वन कैन टेक अ फ्रेश रिव्यू, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पॉजिटिव। अविनाश, बटरफ्लाई गांधीमती जिसमें क्रॉम्पटन ने स्टेक लिया है, इनफैक्ट ये ब्लॉक डील्स फ्राइडे को हमने देखी भी होती हुई, 1380 के आसपास स्टॉक प्राइस है। एक बार क्रॉम्पटन जैसा प्लेयर इसमें आ जाएगा, इसके मार्जिन भी 9.5% के आसपास हैं, जबकि TTK एक्सेट्रा 14-15% मार्जिन पर ट्रेड करता है, मतलब रिपोर्ट करता है। बटरफ्लाई में अगर कोई स्टेक होल्डर है बी इन्वेस्टर तो टेंडर कर देना चाहिए या क्रॉम्पटन के मैजिक को अनफोल्ड होते हुए देखना चाहिए, 1-2 साल का व्यू लेके रुकना चाहिए? मेरे ख्याल से अजय, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में बटरफ्लाई गांधीमती एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड साउथ में है और ये जो टेक ओवर क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने किया है, मुझे लग रहा है कि इसका बेनिफिट आपको अगले 12 से 18 महीने में देखने को मिलेगा। तो जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको अभी इमीडिएटली अपना शेयर ऑफर नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये स्पेस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और नॉर्मल टाइम्स में जब कोविड पूरी तरह से निकल जाएगा, मेरे ख्याल से जब वॉल्यूम ग्रोथ आएगी तभी मेरे ख्याल से रूरल इंडिया से और जो सेमी टायर 2 टायर 3 सिटीज है यहाँ से डिमांड पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है। तो आई वुड प्रेफर दैट इन्वेस्टर शुड होल्ड ऑन। यहाँ पे डेफिनेटली ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा और क्रॉम्पटन आने के बाद इनका जो फोकस है वो काफी और शार्प होगा। तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करिए और अच्छे टाइम फ्रेम के लिए अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसमें शेयर होल्डर्स का काफी फायदा होगा। क्वेश्चन भारती पे हो जाए। भारती का एनालिस्ट मीट से काफ़ी ज़्यादा टेक अवेज आए थे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि इंडस में वो करीब 4% स्टेक और लेना चाहेंगे, हालांकि 10% डिस्काउंट पे। भारती के स्टॉक प्राइस पे जो एनालिस्ट कमेंट्री आई गुरुग्राम में फर्स्ट टाइम 2 साल में पहली बार उन्होंने फिजिकल एनालिस्ट मीट रखी, 710-715 के आसपास है। क्या व्यू बन रहा है? दिस इज फॉर मी अजय। यस सर, अविनाश आपके लिए। डेफिनेटली इनफैक्ट अजय काफी पॉजिटिव आउटलुक एक्सपेक्टेशन है और जिस तरह से इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन तो डेफिनेटली आई थिंक पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन है कि आरपू में क्या बदलाव आएंगे, कितना इंप्रूवमेंट आएगा, ये मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा। उसके बाद जो 5G का रोल आउट है उसके ऊपर भी मार्केट क्लोजली वॉच करेगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली होल्ड ऑन करें। एनालिस्ट मीट के बाद तो मेरे ख्याल से काफी डेटा पॉइंट्स एनालिस्ट को मिलेंगे, बट डेफिनेटली एज ऑफ नाउ आउटलुक पॉजिटिव। मुझे लग रहा है कि पहली बात तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की इनकी इन्वेंट्री सेल हुई है, प्लस जिस प्रकार की प्रोजेक्ट्स इन्होंने लाइन अप किया है, रेवेन्यू विजिबिलिटी अजय इस कंपनी को बहुत स्ट्रांग है। हालांकि ये स्टॉक काफी चल चुका है,
हमारा मानना है कि कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर को प्ले करना है तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल भी काफी स्ट्रांग है। जेवी से ज्यादा ये प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करते हैं। और रही बात टाटा कम्युनिकेशंस की, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। नंबर्स तो डेफिनेटली ठीक ठाक है और मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में होपफुली FY23 शुड बी अ मच बेटर ईयर। यहाँ पे भी हमने देखा था कि काफी बाइंग इंस्टीट्यूशनल साइड से हुई है। इनका बिजनेस मॉडल भी काफी यूनिक है और प्लस जिस प्रकार के स्पेस में ये काम करते हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं FY23 विल बी अ लॉट बेटर। तो दोनों स्टॉक्स में हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत स्लगिशनेस इन स्टॉक्स में देखने को मिली है, बट अगर नियर और मीडियम टर्म व्यू ले तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे रिटेन करना चाहिए और कोई गिरावट आती है तो डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन।